नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जब आप सड़क पर भीख मांगते हुए लोगों को देखते हैं, कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भूखा देखते हैं जो आपसे अपना पेट भरने के लिए पैसे मांग रहे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों को देखते हैं जहाँ पे ना जल की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही वहाँ पे अच्छी हवा की व्यवस्था है। और वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह 10 बाई 10 के कमरों में भेड़ बकरियों की तरह लोग घुसे घुसे रहते हैं। किस तरह से जीवन यापन करते हैं ये झोपड़पट्टी में, झुग्गियों में। और फुटपाथ पे सोते हुए आपने मज़दूरों को देखा है, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, कितने मरते हैं कुछ नहीं पता, कोई आंकड़े नहीं इन चीज़ों के। ऐसी ही झुग्गी बस्तियों में रहते हुए आप अमानवीय दशाओं में रह रहे लोगों को देखते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति पे 1000 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास रहने के लिए जो झोपड़ी तक नहीं है, कुछ लोग आलीशान महलों में रह रहे हैं, कुछ लोग एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको लगता है, आपके मन में ख्याल आते हैं कि इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं। तो इससे तब आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे साम्यवाद पे, या जिसे हम मार्क्सवाद भी कहते हैं। साम्यवाद वह विचारधारा है जो ये मानता है कि प्रकृति के जो भी संसाधन हैं, ज़मीन, सोना, चांदी, हीरा मोती, जंगल, नदियाँ, सबको व्यक्ति ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति ने लोगों के उपभोग के लिए इन चीज़ों को बनाया है। तो किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो इन सभी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर ले और बाकी लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दे। या सीधा सा कहें कि ये अमीरी गरीबी, जो कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग भूखे भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, उस चीज़ का विरोध करता है और समानता स्थापित करने की बात करता है। ये समानता कैसे स्थापित की जाएगी? ये जो विचारधारा है, जिसने ये रास्ता बताया, वो कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स के नाम पे उनके सिद्धांत को मार्क्सवाद कहा जाता है। या सीधा सा हम कहें तो मार्क्सवाद ऐसी एक विचारधारा है जो साम्यवाद की स्थापना करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और साम्यवाद ऐसी विचारधारा है जो अमीरी गरीबी को ख़त्म करने की बात करती है। इसको डिटेल में जानने से पहले हमें जानना होगा पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद मित्रों ऐसी एक व्यवस्था है जो अमीर व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो कितनी भी दौलत को इकट्ठा कर सकते हैं। गरीब या दूसरे लोगों को या सरकार को ये अधिकार नहीं कि वो उनसे टैक्स ले या फिर उन पे कर लगाए और उनको गरीबों में बांट दे, अमीरी गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश करे। ये हो गई पूंजीवाद। अब हमें देखना होगा क्या कभी ऐसा दुनिया में हुआ है, कहीं पे ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया गया है। भारत और इंडिया में क्या कभी आपने अंतर करने की कोशिश की है? आज भी कहीं पे क्या ऐसी व्यवस्था विद्यमान है? क्या हमारे भारत देश में भी कहीं पे ऐसी व्यवस्था का कभी उत्पत्ति हुई है जहाँ पे साम्यवाद हावी हुआ हो और एक अमीरी गरीबी के अंतर को मिटाने की कोशिश की गई हो? इन सबको आज जानते हैं। मार्क्सवाद के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मनी का एक प्रांत है प्रशा, वहाँ पे हुआ था। कार्ल मार्क्स के एक विरोधी विचारधारा, जो ये शुरू से ही साम्यवाद के समर्थक रहे थे। तो इनकी इसी विचारधारा की वजह से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, वहाँ पे प्राचार्य के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाई थी। इसके बाद में इन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपना जीवन बिताया और 1883 में इनका देहांत हो गया। साम्यवाद के जो प्रारंभिक प्रमाण हैं वो प्लेटो के दर्शन में मिलते हैं। प्लेटो ने जो दार्शनिक वर्ग था और जिसे हम प्लेटो के अनुसार शासक वर्ग कहेंगे, और जो सैनिक वर्ग था, उसके लिए साम्यवाद की स्थापना की व्यवस्था करी थी। और प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों, संपत्ति आदि को भी एक ऐसा कहा गया था कि इन दोनों वर्गों की ना कोई संपत्ति होगी, ना ही इनकी स्त्रियां होंगी, ना इनके बच्चे होंगे। इनके जो भी बच्चे और स्त्रियां होंगी वो सब मिले जुले होंगे, ताकि इनको पता ना लगे कि कौन किसका है। अगर जब इनको पता, प्लेटो का ये मानना था, जब इनको पता नहीं लगेगा कि कोई हमारा है इनमें, तो वो फिर किसके लिए कोई चीज़ की चोरी करेंगे। तो उस ईमानदारी या कहें कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्लेटो ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि जो उच्च वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है और जो शासक वर्ग है, उन पे साम्यवाद की व्यवस्था लागू की जाए। इसके बाद में मित्रों मार्क्स के जो पूर्ववर्ती विचारक थे वो ऐसा मानते थे कि जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीवाद के समर्थक हैं, तो उनका जो हृदय परिवर्तन होगा तो वो गरीबों के लिए व्यवस्था अपनी इच्छा से करें, अपनी इच्छा से गरीबों की भलाई के लिए काम करें तो वो करें। लेकिन मित्रों, मार्क्स
इस चीज़ को बिल्कुल अपोज करते थे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक ये जो पूंजीपति हैं इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, सर्वहारा जो वर्ग है वो जब तक इन पूंजीपतियों के प्रति क्रांति नहीं करेगा तब तक गरीबों की स्थिति नहीं सुधर सकती। या फिर अगर कहें, मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों या अमीरों का हृदय परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, ये एक कल्पना है, केवल व्यावहारिकता नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को विस्तार देने के लिए, अपने समझाने के लिए इतिहास को एक उदाहरण के तौर पे लिया है। और ऐतिहासिक काल से आज तक समाज दो वर्गों में बटा रहा है, जिसमें एक शासक वर्ग था और दूसरा शासित था। या कहें कि एक वर्ग ऐसा था जिनका शोषण किया जाता था, दूसरे थे शोषणकर्ता। और उसने इसमें जो इतिहास में रहे हैं आप, जैसे कि इतिहास में शुरू में क्या था, दास प्रथा हुआ करती थी, उसके बाद में सामंतवाद आया, उसके बाद में पूंजीवाद आया। तो दास प्रथा में क्या हुआ करता था, एक स्वामी होता था और जो दूसरे जो गरीब या जिनको कहीं नीची श्रेणी के लोग होते थे वो दास होते थे। और दासों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था और उनको केवल खाने के लिए भोजन दिया जाता था, बाकी का उनसे काम करवाया जाता था। इसके बाद में ये व्यवस्था जब ख़त्म होती है तब सामंतवाद आता है। सामंतवाद में जो सामंत होता था वो एक जमींदार होता था, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पे उनकी वो ज़मीन पे कब्जा होता था और उनकी ज़मीनों पे काम करने के लिए किसान होते थे। तो इस जो वर्ग था इसमें सामंतों ने, जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों का शोषण किया। इस व्यवस्था का जब अंत होता है तो पूंजीवाद की स्थापना होती है और पूंजीवाद की स्थापना औद्योगिक क्रांति के कारण हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उद्योगों में काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत हुई और मजदूरों की पूर्ति कहाँ से होती, इन किसानों से। तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था है इसको समाप्त करके जो किसान वर्ग था, जो नीचे का वर्ग था, उसको श्रमिक वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया और जो उद्योग थे उनमें कार्य करने के लिए ये जो जनता थी वो आ गई। पूंजीवाद में भी दो वर्गों में समाज बढ़ जाता है। एक में तो पूंजीपति होते हैं जो मुट्ठी भर लोग होते हैं और ज़्यादातर सभी उद्योगों को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं बहुसंख्यक लोग जो मजदूर होते हैं और उन उद्योगों में काम करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों का शोषण करते हैं और जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें जो सामंत था वो किसानों का शोषण करता था। इसके पहले जो दास प्रथा की व्यवस्था थी उसमें क्या था, जो मालिक था वो दास का शोषण करता था। मार्क्स ने कहा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें मुट्ठी भर लोग जो अमीर होते हैं, जो उद्योगों के मालिक होते हैं और जो भी उद्योग से बचत होती है उसको अपनी मुट्ठी में रख लेते हैं, और जो मजदूर होता है उसको 2 वक्त के खाने के लिए भी पर्याप्त उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। इस व्यवस्था को ख़त्म करके ही लोगों में असली स्वतंत्रता की भावना लाई जा सकती है और उन्हें आज़ाद नागरिक बनाया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि अब ये व्यवस्था का भी वैसे ही अंत होगा जैसे दास प्रथा का हुआ, सामंतवाद का हुआ, फिर पूंजीवाद आया। पूंजीवाद को ख़त्म करके साम्यवाद की स्थापना करी जा सकती है और साम्यवाद एक ऐसा समाज होगा, ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कोई अमीर नहीं होगा, ना कोई गरीब होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ना कोई ऐसा होगा जिसका शोषण किया जा सके। साम्यवाद के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब स्टेट अपने कंट्रोल में कर लेगा, या कहें कि लोगों और उसको लंबे समय में चल के लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएंगी कि राज्य की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और एक अंतिम समय में जाके लोग अपनी चीज़ें खुद मैनेज करेंगे, खुद मिलजुल के काम करेंगे, खुद खेती करेंगे, खुद उद्योगों का प्रबंधन करेंगे और खुद ही मिलजुल के पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, अस्पताल और जो तकनीकी विकास है सबकी व्यवस्था खुद करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। ऐसी व्यवस्था होगी और यही आदर्श व्यवस्था होगी जिसे कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नाम दिया है। तरुण मार्क्स में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, जो पूंजीपति है, वो लोगों को उद्योगों में काम करने के लिए विवश कर देते हैं और वहाँ पे जब उद्योगों में लोग काम करते हैं मशीनों के बीच में तो वो प्रकृति से पराये हो जाते हैं, वो प्रकृति के टच में नहीं रहते। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो लोग होते हैं अपने रिश्ते भी तोड़ने लग जाते हैं, रिश्तों को वो महत्व नहीं देते, सब पैसे के पीछे दौड़ने लगते हैं।
रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति फिर अपने परिवार को भी इस पूंजीवाद का जब चरम उत्कर्ष होता है तो वहाँ पे व्यक्ति अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता और वो भाग दौड़ में लगा रहता है, पैसे के पीछे लगा रहता है कि मेरे को पैसा कमाना है, चाहे अपने रिश्तेदार का कॉन्ट्रैक्ट छीनना पड़े या अपने दोस्त को लॉस में भेजना पड़े, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ही लोग काम करते हैं। तो मार्क्स कहता है कि ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति प्रकृति से पराया हो जाता है, अपने परिवार से पराया हो जाता है और अंत में जब मशीनें चारों तरफ उसके हो जाती हैं मशीनीकरण के समय में, तो व्यक्ति अपने आप से भी पराया हो जाता है। और इस व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है केवल साम्यवाद के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स का कहना है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो उद्योगों में काम करता है, फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, उसी के बल पे केवल प्रोडक्शन होता है। अगर श्रमिक ना हो तो पूंजी, भूमि और कुछ भी अगर हम लगा लें तो कोई प्रोडक्शन ये नहीं कर पाएंगी जब तक उसमें व्यक्ति हाथ से काम ना करे, अपना श्रम ना दे। जब श्रमिक उन उद्योगों में काम करते हैं और उद्योगपति को फ़ायदा होता है तो उद्योगपति उस फायदे को अपनी जेब में रख लेता है और जो श्रमिक हैं उनको केवल 2 वक्त के भोजन के लिए भी पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती है और उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो फायदे के बाद में जो बड़ी रकम है जिसे पूंजीपति ने अपनी जेब में रख लिया, इसको मार्क्स ने चोरी की कमाई कहा है। इसी को हम मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ ही कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, जिसमें उसने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से ही जो समाज है वो 2 वर्गों में बटा रहा है, जिसमें एक वर्ग का शोषण दूसरे वर्ग ने किया था। मार्क्स का कहना है कि जो दास प्रथा थी उसमें वर्ग की भावना दास के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं हो पाते थे, केवल अपने स्वामी की चाकरी में लगे रहते थे। इसके बाद में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें भी किसानों के पास इतना समय नहीं था या फिर उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो एक इकट्ठे हो जाते और अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन जब पूंजीवाद की स्थापना होती है तो उद्योगों का केंद्रीकरण होने लगता है और उद्योग ज़्यादातर पास में लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उन उद्योगों में काम करने के लिए ढेरों मजदूर आ जाते हैं, श्रमिक आ जाते हैं और वो श्रमिक जब काम करते हैं उद्योगों में तो एक दूसरे की जो स्थिति है उससे परिचित हो जाते हैं। ऐसा उन्हें फील होता है कि उनको एक समूह बनाना चाहिए और जो उनकी अव्यवस्था है, उनकी बुरी स्थिति है, उससे उबरने के उनको प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ से वर्ग की भावना का जन्म होता है श्रमिकों के अंदर। श्रमिक अब अपना वर्ग बना लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनका शोषण कौन कर रहा है, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो अपना एक शत्रु जो पूंजीपति है उसको पहचान जाते हैं और अपना एक समूह बना के उन पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह कर देते हैं। इसे मार्क्स ने क्रांति कहा है, जैसे सर्वहारा की क्रांति कहा है। और सर्वहारा वर्ग जो है उसकी भावना के लिए मार्क्स ने कहा है कि अगर कहीं पे ऐसी क्रांति करनी है तो वहाँ के जो श्रमिक हैं उनको पहले इसका संगठन बनाना चाहिए, एक समूह बनाना चाहिए और इसके बाद में इसको एक सर्वहारा वर्ग में परिवर्तित करना चाहिए। और इस काम को करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आगे बढ़ के श्रमिकों को एकत्र करने में मदद करनी चाहिए और जागरूक करना चाहिए, ये मार्क्स का कहना है। श्रमिक वर्ग अपना एक वर्ग बना लेते हैं तो उनके अंदर संगठन की भावना उत्पन्न होती है और उस भावना से वो एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं और इसी संगठन के द्वारा वो साम्यवादी क्रांति कर सकते हैं, जिसमें पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना की जाती है। साम्यवाद की स्थापना से पहले जब सर्वहारा वर्ग जो है संगठन बना के पूंजीवाद के प्रति विद्रोह करेगा तो एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसे समाजवाद नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने। इस व्यवस्था में जो संगठन है सर्वहारा का उसको रहना होगा और जो पूंजीपति हैं जिनसे वो संपत्ति छीन के सभी लोगों में बराबर बांटी गई है उनको दबाते रहना होगा ताकि ये अपना सर ना उठा सके और लंबे समय तक संगठन को रहना होगा। इस व्यवस्था को समाजवाद कहा है कार्ल मार्क्स ने। समाजवाद की व्यवस्था में मार्क्स का कहना है कि जो उत्पादन के साधन है उनका विकास किया जाएगा, तकनीक का विकास किया जाएगा और जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। इससे जो उन्नत व्यवस्था आएगी उसको कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नाम दिया है। साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पे उत्पादन के साधन पूरे विकसित हो जाएंगे, तकनीक का विकास हो जाएगा और लोगों की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं उन सब की पूर्ति की जाएगी और जो कुशल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके लिए श्रम अनिवार्य कर दिया जाएगा
और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो साम्यवाद है वो अंतिम अवस्था है, इसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि इस समय पे आके व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा और कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तो कोई विद्रोही नहीं करेगा। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे रूसी क्रांति कहते हैं, और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। और लेनिन ने वहाँ पे जो जार निकोलस द्वितीय था, जो शासक था वहाँ का, उसकी सत्ता को ख़त्म करके साम्यवाद की स्थापना करी थी, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं या यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसकी स्थापना करने के बाद जो लेनिन था, पूरे जो सोवियत संघ था उसमें लेनिन ने साम्यवाद की स्थापना कर दी, और वहाँ पे जो अमीरी गरीबी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। पूरे लेनिन ने करोड़ों लोगों को, ऐसा कहा जाता है कि मारा था, उनकी जो संपत्ति थी उनसे छीन के गरीबों में बांटी थी, और अमीरी गरीबी का जो अंतर है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसको। 1949 में चाइना में भी साम्यवादी क्रांति हुई थी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, और माओ ने वहाँ पे साम्यवाद की स्थापना करी थी चाइना में। लेकिन जो वर्तमान चाइना है वो माओ वाले चाइना से अलग है। आज के समय में चाइना में अमीरी गरीबी व्यापक है, लेकिन चीनी सरकार उसमें भी उस पर काम कर रही है, और वो अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगा के गरीबों में ज़्यादा टैक्स लगा के गरीबों में बांटने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अमीरी गरीबी के फ़र्क को कम किया जा सके। हाल ही में चाइना ने ऐसी नीतियां बनाई हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर कोरिया और क्यूबा में आज भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान है। उत्तर कोरिया में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। क्या हमारे देश में कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, हमारे देश में बंगाल में साम्यवादी जो थे, जो मार्क्सवादी थे, उनका दबदबा रहा है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी स्टेट में कहें कि वो क्रांति नहीं हुई कि पूरी तरह हम समान अमीर गरीबी को ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा हुआ है बंगाल में। एक समय पे आपको ध्यान होगा, एक टैंगो चार्ली मूवी है, तो टैंगो चार्ली मूवी में जो जमींदार होता है, वो जमींदार को प्रोटेक्शन देने के लिए सेना के जवान भेजे जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो आतंकवादी जिनको दिखाया गया मूवी में, वो आतंकवादी नहीं, साम्यवादी होते हैं। और ऐसे ही साम्यवादियों ने बंगाल में किया था। जो जमींदार थे, अमीर थे, उनसे उनकी ज़मीनें छीन के उन्होंने गरीबों में बांटी थी। केरला में आज़ादी के बाद से ही साम्यवादी पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो वजह है कि केरला हर इंडेक्स में टॉप करता है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या फिर किसी और मामले में तरक्की का हो। तो क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि केरल में साम्यवादी पार्टी की सरकार है। क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लोग चाहें तो ऐसा हो सकता है, लोग ना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए दो रास्ते हैं, जिनमें एक है राजनीतिक संगठन बना के, और दूसरा है क्रांति। राजनीतिक संगठन के अंतर्गत तो हमारे देश में कई साम्यवादी पार्टियां हैं, जिनमें CPI जिसको कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब उसमें कुछ मार्क्सिस्ट हैं, कुछ लेनिनिस्ट हैं। राजनीतिक संगठन बना के चुनाव लड़े जाएं। अगर राजनीतिक पार्टी कोई है, इस जो साम्यवादी पार्टी है, वो इलेक्शन लड़े और सत्ता में आए और अमीरी गरीबी को ख़त्म कर दे, ऐसा हो सकता है। दूसरा रास्ता है क्रांति के द्वारा, कि जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो इकट्ठा होके अमीरों के प्रति क्रांति कर दे, विद्रोह कर दे और साम्यवाद की स्थापना कर दे, जिसमें अमीरी गरीबी का अंतर ख़त्म हो जाए। हमारे देश के जो 4 नाम हैं, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। क्या कभी आपने भारत और इंडिया में फ़र्क करने की कोशिश की है? गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ये अगर हम कलेक्टिव रूप से देखें तो ये भारत है। और जो इंडिया है, जो आपने मेट्रोपॉलिस सिटी देखा होगा, आपने तरह तरह की गगनचुंबी इमारतें देखी होंगी जिसमें लोग VIP तरह से रहते हैं, उसको इंडिया कह सकते हैं। तो भारत और इंडिया ये है। अगर हमें भारत और इंडिया को मिला के एक करना है, उनके बीच का अंतर ख़त्म करना है, तो हमें साम्यवाद की स्थापना करनी होगी। आप साम्यवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छा है या गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।